वेलकम 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 माय फ्रेंड्स। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन वंस अगेन इन दिस वीडियो। हम लोग इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जिक्र करेंगे। इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। सो बने रहिए इस वीडियो में और अंतिम तक ध्यानपूर्वक सुनिए। दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं ये कॉल मनी क्या होता है। कॉल मनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए सीधी सी बात समझ जाइए कि मतलब कॉल मनी मतलब एक ऐसा ऋण है, एक तरह से लोन है। दिस इज लोन। ओके, मतलब इसको आपको एक दिन के अंदर, एक दिन, जस्ट वन डे, एक दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा। और ये बैंकों के बीच इंटर बैंक लेन देन, और ये एक तरह से आप जान लीजिए कि मनी मार्केट का एक बहुत ही अच्छा सा उपकरण है। मनी मार्केट का बहुत ही बेहतरीन और जल्दी इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण में कोई एक उपकरण बताइए तो वो है कॉल मनी। कॉल मनी का सीधा सा मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए वापसी के शर्त पर जारी किया जाने वाला एक तरह से प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें ओवरऑल समझ लीजिए होता क्या है कि ये दो बैंकों या बैंकों के बीच आपसी लेन देन को दिखाता है। जिस दर पर बैंक अपनी वापसी, अपनी आपसी लेन देन को संपादित करने के लिए रेडी हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल रेट। तो आपको पता है कॉल मनी मार्केट विश्व का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो लंदन में है। लंदन जो है कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा अगर कोई केंद्र है तो वो है। इसी के संदर्भ में एक सर्वबात सब लिबोर, ठीक है, एक होता है माइबोर। ये लिबोर क्या है देखिए, एल फॉर लंदन, ठीक है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, दिस इज लिबोर। और यहाँ पर सिर्फ आप लगा दीजिए मुंबई, मुंबई इंटरबैंक मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ओके, तो कभी भी आपको लिबोर या मिबोर किससे जुड़ा हुआ है तो दैट इज रिलेटेड विथ कॉल मनी मार्केट। ओके, उसके बाद आता है नोटिस मनी। नोटिस मनी, नोटिस मनी क्या होता है? जो कि 2 से 14 दिन के बीच आदान प्रदान किए जाने वाले ऋणों का एक तरह से नोटिस मनी कहते हैं। 2 से 14 दिन के बीच। ओके, 2 से 14 दिन के बीच। उसी के संदर्भ में एक होता है टर्म मनी। टर्म मनी ये 14 दिन से 364 दिन, अर्थात एक वर्ष से कम, मतलब 14 दिन से एक वर्ष से कम, एक वर्ष से कम अवधि के लिए, ठीक है, कम अवधि के लिए जो ऋणों का आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं टर्म मनी। ओके, उसके बाद आपको जानना है कुछ एटीएम के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट एटीएम, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो एन पी सी आई दैट इज नेशनल पेमेंट, दिस इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे भारत में एटीएम को मैनेज किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, एक तरह से आप समझ गए। अब इसके बारे में समझ लीजिए, जो एटीएम है वो पूरे भारत में एक तरह से मनी सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें संदर्भ में आप अगर टाइप्स पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ एटीएम, तो ऐसे तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन 2 प्रकार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक होता है ब्राउन एटीएम, ब्राउन लेवल। ओके, ब्राउन लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, BLA। जब ब्राउन लेवल एटीएम की बात करें तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपको थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी जो कहते हैं हमको, ओके, थर्ड पार्टी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है।
ब्राउन लेवल एटीएम की बात कर रहे थे, तो इसमें जो थर्ड पार्टी होता है, ठीक है, थर्ड पार्टी को इसको संचालित करने के लिए दे दिया जाता है नकद की व्यवस्था और इंटरनेट की जो सुविधा होती है इसमें। ब्राउन लेवल एटीएम में एक नगद, दूसरा इंटरनेट, इसकी सुविधा, दोनों की सुविधा बैंक के द्वारा किया जाता है, बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, बैंक के, ठीक है। और इसमें ध्यान रहे, इसमें बैंक का ही लोगो होता है, बैंक का ही लोगो होता है, ठीक है, बैंक का ही अपना लोगो होता है। इसके कारण आप कह सकते हैं कि बैंक और संचालनकर्ता के बीच एक तरह से समझौता है, तो इसमें आरबीआई का कोई मतलब अपना रोल नहीं है, ठीक है, देयर इज नो रोल, या दो मतलब एक तरह से कोई भूमिका नहीं है, कह सकते हैं ब्राउन लेवल एटीएम में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है। एक होता है वाइट लेवल एटीएम, वाइट लेवल, ओके। वाइट लेवल में क्या होता है, सब कुछ, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ये नॉन बैंकिंग जो कंपनियाँ होती है, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ जो होती है, वो एक तरह से इसका मालिकाना हक रखती है, मतलब स्वामित्व उन्हीं के होता, मालिक उसी वही होती है, ठीक है, मालिक वही होती है। और उसमें चाहे वो नगद हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो लोगो हो, सब थर्ड पार्टी का होता है पूरी तरह से। और इसमें बैंक का लोगो नहीं होता, याद रखिएगा, बैंक का लोगो नहीं होता है, देयर इज नो लोगो ऑफ बैंक, ओके। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति वाइट लेवल एटीएम को खोल दे, ऐसा नहीं है, कम से कम इसके लिए आपको 100 करोड़, मिनिमम 100 करोड़ रुपया वाला कोई अगर एनबीएफसी है, तो इसके लिए वो आवेदन कर सकता है कि उसको वाइट लेवल एटीएम चलाना है। लेकिन शर्त यह है कि इसको 2/3 जो वाइट लेवल एटीएम है, वाइट लेवल एटीएम, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना अनिवार्य है, 2/3 अनिवार्य है, ओके। अब बात करते हैं रुपे कार्ड की। रुपे कार्ड, देखिए रुपे कार्ड आपको पता होगा, रुपे कार्ड एनपीसीआई द्वारा लाया गया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया। एक कार्ड योजना, एक तरह से नई कार्ड योजना, एक तरह से भुगतान सेवा, एक तरह से भुगतान करने की एक सुविधा है। और इसको 2012 में लाया गया था, और उसके बाद उसको 2014 से इसको लागू कर दिया गया। तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी के एक तरह से मतलब राष्ट्र को समर्पित किया गया। और आपको पता होगा कि रुपे कार्ड जो है वो स्वदेशी डेबिट कार्ड है, स्वदेशी डेबिट कार्ड। लेकिन आपको पता होना चाहिए 2017 में रुपे क्रेडिट कार्ड भी इशू किया जा चुका है, दिस इज़ ऑल्सो याद रखना होगा। तो रुपे कार्ड जो रुपे है वो क्रेडिट और डेबिट दोनों में अवेलेबल है, ध्यान रहे ये बात। अब बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको 2015 में शुरू किया गया। वास्तव में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है एक माइक्रो फाइनेंस, जो माइक्रो रीफाइनेंसिंग एजेंसी होती है, जिसको हम लोग मुद्रा बैंक बोलते हैं, मुद्रा, MWDD, मुद्रा बैंक। देखिए मुद्रा मतलब होता है माइक्रो, M फॉर माइक्रो, ठीक है, यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा बैंक जो है ये डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देगी, ये बैंकों को पैसा देती है, अर्थात रीफाइनेंसिंग एजेंसी है ये। तो इसके संदर्भ में दो बातें याद रखनी है कि इसके तहत आपको 50,000 से 10 लाख रुपया तक, 50K से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो लोन किसको मिलेगा। देखिए इसमें कैटेगराइज है, शिशु लोन जो है वो 50,000 तक, ठीक है, 50,000 तक मिलेगा। अगर बोलेंगे किशोर को, तो किशोर लोन जो है वो आपको 50,000 से 5 लाख रुपया तक, ठीक है।
और अगर तरुण लोन है तो वो आपको मिलेगा 5 लाख से 5 लाख से, ठीक है, 10 लाख तक। तरुण लोन 3 प्रकार का कैटेगरीज है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। ऑब्जेक्टिव तो सीधी सी बात है, एक तरह से समझ लीजिए जिसको हम लोग वित्त समावेशन बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसको बढ़ावा देना है और कुछ नहीं। इसके अलावा रोजगार क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको डीमोनेटाइजेशन थोड़ा समझ लेना है। डीमोनेटाइजेशन मतलब डीमोनेटाइजेशन का सीधा मतलब होता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण विमुद्रीकरण मतलब जो लीगल टेंडर मनी है, जो वैधानिक मुद्रा है जिसको आप लेने से स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जिस पे आरबीआई का एक तरह से मतलब वैधानिक दायित्व है, दावा है, अगर वो मनी कानूनी रूप से उसको समाप्त कर दिया जाए, अगर लीगल टेंडर ना रहे, दैट्स प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। तो आपको अगर पूछा जाए कि ये जो डीमोनेटाइजेशन है ये पहली बार कब किया गया था, तो ये पहली बार 1946 में ही किया जा चुका है, सबसे पहले याद रखिएगा। उसके बाद फिर वह 1978 में, ठीक है। उसके बाद फिर 2000 रुपया का जो और 1000 रुपया का जो नोट था, ठीक है, उसको 2011 में समाप्त कर दिया गया। फिर 2011 में एक तरह से डीमोनेटाइजेशन किया गया था। और फिर आप फाइनली जानते ही हैं कि 8 नवंबर 2016, भाइयों और बहनों, जी हाँ भाइयों और बहनों, 500 और 2000 रुपया का जो नोट था अब वो लीगल टेंडर नहीं रहा, अर्थात डीमोनेटाइजेशन हो गया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जैम की। जैम का मतलब होता है जन धन आधार मोबाइल, ठीक है, जन धन आधार मोबाइल, आधार मोबाइल, ठीक है, जन धन आधार मोबाइल। ये मतलब आप सबसे पहले बात समझ लीजिए, एक तरह से इसमें 3 चीज़ है, एक जन धन योजना, दूसरा आधार नंबर और तीसरा मोबाइल, तीनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो जन धन योजना, आधार नंबर और मोबाइल नंबर तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जिससे वित्त समावेशन को ठीक से लागू किया जा सके। और इसके लिए आपको ज़ीरो बैलेंस, ज़ीरो बैलेंस, ओके, जिसको हम लोग ज़ीरो बैलेंस को आराम से जाइए और खाता खोलिए, मोबाइल से जुड़ाइए, आधार से जुड़ाइए, और ढेर प्रकार के जो सब्सिडीज है, एलपीजी सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, खाद सब्सिडी, बीमा इत्यादि का आप मतलब कम लागत पर आसानी से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद एक तर्क होता है कि जन धन, ठीक है, जन धन दर्शक, जन धन दर्शक मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप ये जन धन क्या, जन धन दर्शक मोबाइल ऐप क्या है, तो जन धन मोबाइल, ये सबसे पहले बात जानी तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा सूचना प्रसारण, जो सूचना विज्ञान मंत्रालय है, सूचना विज्ञान विभाग या केंद्र, उसके द्वारा एक तरह से उसकी पहल है, ठीक है, जिसमें कि एक तरह से एक किसी निर्धारित स्थान पर ही जो वित्त सेवा टच पॉइंट का पता लगाने के लिए कहाँ कहाँ आपको एटीएम मिल सकता है और भी ढेर सारी जो बैंकों की सुविधाएं हैं उसकी जानकारी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डी सिप्स SIBS, ये जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट, आई फॉर इम्पोर्टेंट बैंक्स, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक, महत्वपूर्ण बैंक, ये घरेलू प्रणाली जो महत्वपूर्ण बैंक है इसके बारे में समझ लीजिए कि भारत में जैसे SBI है, HDFC है, HDFC है, ICICI, ठीक है, इसके अलावा और भी एक बैंक है जिसका पता करिए,
इन बैंकों को महत्वपूर्ण कहा गया है। महत्वपूर्ण इन सेंस कि अगर ये फेल होते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था शायद डमाडोल हो सकती है। इसलिए इसके संदर्भ में टू बिग टू फेल कहा जाता है। जब कभी आपको ये कहा जाए कि टू बिग टू फेल किससे जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाइए ये डी सिप की बात हो रही है। ऐसा ही और दिस डी सिप्स domestic systematically important banks, they are very important banks because if they collapse, अगर ये collapse होते हैं तो इसका मतलब है इसके संदर्भ में इससे भारी नुकसान हो सकता है। और भारत में एसबीआई और इसके अलावा और 3 जो निजी बैंक है उसको डी सेप बैंक घोषित किया गया है और इसके शर्त है कि उनके पास 2% ऑफ जीडीपी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत भारी अमाउंट उनके पास होता है। ठीक है, इसी के संदर्भ में इंटरनेशनल में भी हाई सिप्स बैंकों की बात होती है। ठीक है, भारत में इसको लागू किया गया। अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेमेंट्स बैंक। ओके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको आप समझ लीजिए जिसमें भारत सरकार का 100% इक्विटी है, 100%। ठीक है, इक्विटी के साथ खोला गया है। और ये किस मंत्रालय के विभाग के तहत आता है तो पूछा जा सकता है, तो ये संचार मंत्रालय। ठीक है, संचार मंत्रालय, डाक विभाग। संचार मंत्रालय का अपना एक विभाग है, वो डाक विभाग, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया। और आपको पता होगा 2017 में रांची, जी हाँ रांची झारखंड की राजधानी है, और रायपुर जो कि छत्तीसगढ़, वहाँ से एक पायलट परियोजना के तौर पे इसको लॉन्च किया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उसको बेहतर किया जा सके। लेकिन इसका मूल मकसद है प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान रहे, प्राथमिक और ग्रामीण दोनों है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन ये केवल ग्रामीण के लिए नहीं है बल्कि शहरी के लिए भी है। देश में लगभग सब जिलों को, हर जिलों को कोशिश किया गया हर जिले इसमें कवर हो जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ खास जिले, सभी जिले इसमें कोशिश किया गया है। और इसका एक टैग लाइन है जो आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये किसका थीम है, किस बैंक, अगर तो आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार अगर पूछा जाए ये किसका मोटो है या किसका थीम है तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का थीम है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की थीम है। नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको हम लोग हिंदी में लघु वित्त बैंक बोलते हैं, लघु वित्त बैंक। ये लघु वित्त बैंक क्या होते हैं? देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बैंक ही है, बस वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से 2014 में इसको मतलब लाया गया और उस पर दिशा निर्देश लागू किया गया। मतलब वो सब कुछ करता है जो एक जनरल बैंक करता है, बस लघु है इन सेंस में कि कुछ मतलब इसको संगठित नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्रों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ शर्तें लागू की गई है, रिजर्व बैंक की कुछ दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, तो आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस का पालन इसको करना पड़ता है। ये गाइडलाइंस आपको याद रखना होगा, दैट कुड भी बनाया जा सकता है स्टेटमेंट। तो जो अपने कुल ऋण का 75% जो है ना, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल के रूप में, आपको पीएसएल के बारे में बताते हैं। मतलब एक समझ लीजिए कि एक प्रकार का आरबीआई का नॉर्म्स है कि प्रत्येक बैंकों को अपने एएनबीसी का एएन नेट, ठीक है, एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक जो कॉस्ट होता है या कुछ भी हो, उसका मतलब टोटल एएनबीसी का मतलब आपको 40% तो अपने किसी विशेष क्षेत्र को देना पड़ेगा। इसके तहत बताऊँगा मैं क्या क्या होता है, लेकिन आप समझिए तत्कालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में 75% पीएसएल के रूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ 50% जो है इसका ऋण जो होगा, 50% ऋण 25 लाख, ठीक है, प्रति ग्राहक, प्रति कस्टमर,
कम से कम इसको देना पड़ेगा। ओके, अगला है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक, देखिए पेमेंट बैंक भुगतान बैंक बोलते हैं। ये भी, इसका भी उद्देश्य वही है कि जो मध्यम आय वाले हैं, कम आय वाले हैं, लघु व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र में रहते हैं, उनको अगर भुगतान सेवा आसानी से करना है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, तो यही सब लाया गया है। तो शुरुआत में तो प्रत्येक ग्राहक अधिकतम 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया एक ग्राहक, ठीक है, मतलब जमा स्वीकार कर सकता था, 1 लाख रुपया एक ग्राहक से। लेकिन ध्यान रहे आपको कि ये बैंक जो है वो एटीएम, दूसरा डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो एटीएम और डेबिट कार्ड दे सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जमा तो लेते ही नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड दे के क्या करेंगे। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देयर इज नो डाउट। अब बात करते हैं आरआरबीज की, आरआरबी, ठीक है। आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक जो है उसका स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर को 1975, 1975 को। अभी इसकी संख्या लगभग 5 है, लगभग 5 होना चाहिए, ठीक है, थी उस समय, लेकिन ये बहुत है। तो इसमें सबसे पहला बात कि इसमें आप जान लीजिए कि जो पूंजी जो होता है, पूंजी का निवेश जो होता है, उसमें 3 व्यक्ति हैं, एक सेंटर, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक। तो सेंटर का 50%, स्टेट का 15%, ठीक है, और स्पॉन्सर्ड बैंक जो होता है वो 35% इसमें पूंजी लगाता है। तो याद रहेगा कि पूंजी का जो इक्विटी का जो शेयर होता है, यानी पूंजी कैपिटल जो होता है, सेंटर के द्वारा 50%, स्टेट के द्वारा 15% और स्पॉन्सर्ड जो बैंक होते हैं, जो प्रायोजित बैंक होते हैं, उनका 35% इस पर लगा होता है। आई थिंक गॉट इट। चलिए, तो आपको पता होगा एक समिति थी, केलकर समिति। केलकर समिति ने कहा कि ये जो रीजनल रूरल बैंक है ना, इनको आप कम कीजिए, इनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में बंद कीजिए। और अब वर्तमान में, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 56 ऐसे बैंक हैं जो रीजनल रूरल बैंक के रूप में भी तब्दील है, मतलब उसको घटाने की कोशिश की जा रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हिंदी में हम लोग सहकारी बैंक कहते हैं, सहकारी बैंक। देखिए, सहकारी बैंक का मतलब है कि ओवरऑल जो सहकारी समितियों के द्वारा संचालित होता है, जिस राज्य में स्थापित होता है वहाँ पर उसके राज्य के नियम लागू होते हैं। सहकारी बैंकों का जो गठन है ना, वो थोड़ा सा डिबेटेबल है, मतलब इसमें ड्यूअल रेगुलेशन लागू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शहरी शहरी सहकारी बैंक। तो शहरी सहकारी बैंक जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ जो संपत्ति है और 9% जो इसका कार CRAR, आप समझेंगे CRAR केस, जो एक तरह से क्रेडिट टू रिस्क जो वेटेड रेशियो होता है वो 9% वाले शहरी सहकारी बैंकों में उनको कहा गया है कि आप आराम से चाहे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन शर्त है कि कम से कम 9% CRAR और 50 करोड़ की न्यूनतम पूंजी हो, तभी कोई कोऑपरेटिव बैंक
पेमेंट बैंक में, आई मीन स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील हो जाएगा या हो सकता है। वर्तमान में क्या है ना, शहरी सहकारी बैंक, उसमें आरबीआई, दूसरा राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का कंट्रोल है। लेकिन अभी अभी कुछ कुछ संशोधन हुए हैं, उस पर ध्यान दे दीजिए। तो अब पूरी तरह से जो शहरी सहकारी बैंक है, शहरी सहकारी बैंक पर अब पूरी तरह से आरबीआई का रेगुलेशन लागू होगा। ओके, तो मोस्ट important topics discussed here was this video. थैंक यू। बार बार देखें, समझे, याद करें। धन्यवाद।